My dear student, welcome to Alchemist Coaching Academy. My name is Zahiruddin Babar and I am your chemistry teacher. क्लास 12 की केमिस्ट्री है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का नाम है और आज लेक्चर नंबर 14 में हम पढ़ेंगे ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स को। ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट या ग्रुप 1 को हम जानेंगे कि ये कौन से एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स की हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इनमें जो ट्रेंड्स हैं, जो एक्सेप्शंस हैं और जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे और उनके नोट्स बनाएंगे। तो टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे साथ रहिए। तो टॉपिक का बाकायदा आगाज करते हैं। ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट। ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट को ग्रुप 1 एलिमेंट भी कहा जाता है। ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 1। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल जो वर्टिकल कॉलम्स है उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। जो हम टॉप टू बॉटम उसमें एलिमेंट की अरेंजमेंट करते हैं उसको हम ग्रुप कहते हैं और ये हमारे पास टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स है, 18। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल जो ग्रुप्स है वो 18 है और उन 18 में से जो सबसे पहला हमारे पास वर्टिकल कॉलम है या हम जो उनको कहते हैं ग्रुप है वो हमारे पास ग्रुप 1 है, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। तो हमारे पास ये ग्रुप फर्स्ट ग्रुप 1 एलिमेंट है या हम इसको ग्रुप फर्स्ट ए भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो 18 वर्टिकल कॉलम है या जो 18 ग्रुप है इसको दो में तकसीम किया गया है, दो में। इसमें हमारे पास एक पहले नंबर पे आता है हमारे पास सब ग्रुप ए और दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है सब ग्रुप बी, सब ग्रुप बी। तो हमारे पास जो ये ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है ये हमारे पास सब ग्रुप ए में आता है और सब ग्रुप ए के लिहाज से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें या हम इसको अगर समझना चाहे तो हम ए में भी हम इसको एक या फर्स्ट ग्रुप कह सकते हैं। तो इस वजह से हमारे पास ये फर्स्ट ए ग्रुप कहलाता है या हम इसको ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट कह सकते हैं। तो हमारे पास ये ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनकी वैलेंसी हमारे पास 1 होती है, इस वजह से हम इनको कहते हैं मोनोवैलेंट, एक वैलेंसी रखने वाले एलिमेंट्स। इनकी जो हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये हमारे पास इन है, इनकी हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1 है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लेना चाहूँ हाइड्रोजन को तो हाइड्रोजन हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर होगा 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s1। तो 1 यहाँ पे n है, इनकी जगह 1 आया हुआ है और s1 उसी तरह हमारे साथ यहाँ पे पूरे ग्रुप में जो है ना ये बरकरार रहेगा। आउटर मोस्ट शेल में जो हमारे पास इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो हमारे पास s1 में जाएगा। या हम कह सकते हैं कि इनका जो हाईएस्ट एनर्जेटिक सब शेल होता है वो हमारे पास s होगा। इस वजह से हमारे पास इसको हम s1 एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, s1 एलिमेंट, s1 एलिमेंट या s1 ग्रुप, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट है ये मैंने जो लिखे हैं यहाँ पे इनके सारे एलिमेंट्स की आखिरी इलेक्ट्रॉन जो एंटर होती है वो हमारे पास इस सबशेल में एंटर होती है और इनकी हाईएस्ट एनर्जेटिक सबशेल जो होगी वो हमारे पास इस सबशेल होगी। इसी तरह अगर हम लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को समझने की कोशिश करें तो हमारे पास लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3 है। तो हम कह सकते हैं कि 1s2 2s1, तो यहाँ पे हमारे पास 1 की बजाय 2 आ गया है। तो 1 2 3 4 जितने भी नेचुरल नंबर है ये हम इन से शो कर सकते हैं। बाकी जो s1 है वो सारे एलिमेंट्स में हमारे पास यहाँ पे सेम रहेगा। फिर हमारे पास हाइड्रोजन के साथ 2 ऐड कर ले, 2 तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 3 हमारे पास लिथियम का एटॉमिक नंबर होगा। लिथियम के साथ 8 ऐड कर ले, 8 तो हमारे पास 11 आ जाएगा। 11 हमारे पास फिर सोडियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा। तो यहाँ पे सोडियम को शो करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 और लास्ट में हमारे पास आएगा 3s1। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारे पास लास्ट शेल में जो चेंज हुआ यहाँ पे ये इन नंबर चेंज हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हमारे पास 3 है। बाकी जो हमारे पास वैलेंस शेल में सब शेल है इस है वो हमारे पास सेम है और उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी सेम होगी। सोडियम के साथ मजीद 8 को जमा कर ले तो हमारे पास पोटेशियम 19 आएगा। फिर इस पोटेशियम के बाद अगर रुबीडियम की एटॉमिक नंबर मालूम करना चाहो तो आप पोटेशियम के साथ 18 को ऐड कर लो तो हमारे पास 37 आ जाएगा। रुबीडियम के बाद अगर सीजियम की आप एटॉमिक नंबर मालूम करना चाहते हो तो इसके साथ 18 ऐड करके हमारे पास सीजियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा और सीजियम के साथ 32 को ऐड करना होगा हमने और हमारे पास फिर फ्रांसियम की हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होगी वो 87 होगी। तो हाइड्रोजन के साथ 2 ऐड कर ले, लिथियम के साथ 8 ऐड कर ले, सोडियम आ जाएगा। सोडियम के साथ 8, पोटेशियम के साथ 18, रुबीडियम के साथ 18 और सीजियम के साथ हमने 32 को ऐड करना होगा। तो हम जिस सीक्वेंस से जाएंगे वो हमारे पास कुछ यूं होगा कि हमने पहले 2 को ऐड करना होगा, फिर 8 को और 8 को ऐड करना होगा, 2 मरतबा फिर 18 को ऐड करना होगा और एक मरतबा हमने फिर 32 को ऐड करना होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ सकता है और उसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं। बहरहाल हम यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में बता रहे थे। तो हमारे पास जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा इन सारे एलिमेंट्स का वो हमारे पास इन s1 होगा, इन s1।
मतलब आखिर में जो इनकी हमारे पास इलेक्ट्रॉन एंटर होगी वो हमारे पास एस में एंटर होगी और वो हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगी। तो ये हमारे पास मोनोवेलेंट है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास जो सबशेल होगा वो हमारे पास एस होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इनकी जो हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इन एस 1 होगी। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन पुलिंग एबिलिटी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वो कैरेक्टर होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत होती है किसी भी एलिमेंट में, एटम की, किसी भी एटम की हमारे पास इलेक्ट्रॉन की लूज करने की जो सलाहियत होगी वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी। और ये सलाहियत इन एलिमेंट्स की सबसे ज्यादा है जो कि ग्रुप फर्स्ट ए या ग्रुप 1 एलिमेंट की एलिमेंट है, इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई होगी। ये हमारे पास सॉफ्ट मेटल है। सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट मेटल इस वजह से भी है क्योंकि हमारे पास ये अगर हम नाइफ से छुरी से या हम चाकू से इसको काटना चाहे तो हम इसको काट सकते हैं, कैन कट विद नाइफ। और इससे हम एक और मुराद भी ले सकते हैं। हमारे पास मेटल दो किस्म के हो सकते हैं, एक हमारे पास हार्ड मेटल होते हैं, दूसरे हमारे पास सॉफ्ट मेटल होते हैं। जो हार्ड मेटल होते हैं वो हमारे पास सख्त भी होते हैं और उनकी रिएक्टिविटी थोड़ी लो होती है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते। लेकिन ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करते हैं, इनकी हमारे पास मेटालिक बॉन्ड कमजोर होती है, आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आसानी से लूज हो पा सकता है। तो इस वजह से हमारे पास हम कह सकते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी भी हाई होगी और हमारे पास ये सॉफ्ट भी होंगे। इसकी हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जब आप किसी चीज पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर लो और वो उस डिफॉर्मिंग फोर्स के खिलाफ मुजाहमत पेश करे, अपनी शक्ल को बिगाड़ने में जो है ना मुजाहमत पेश करे किसी भी फोर्स के सामने, तो इस किस्म के स्ट्रेंथ को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो हमारे पास जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत लो है, इस वजह से हम इनको कह सकते हैं कि हमारे पास सॉफ्ट मेटल है। फिर ये हमारे पास इनमें हाइड्रोजन भी है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जो हमारे पास खुसूसियात है वो इन सारे एलिमेंट्स जो नीचे इनके हाइड्रोजन के नीचे है इनसे मुख्तलिफ है। हाइड्रोजन ना तो अल्कली है, ये जो नीचे है ये सारे इनको हम अल्कली मेटल कहते हैं, अल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास अल्कली मेटल्स नहीं है, ना तो ये मेटल्स है क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास नॉन मेटल में आता है, ये हाइड्रोजन मेटल नहीं है। ये बाकी जितने भी है ये हमारे पास मेटल है, मेटालिक कैरेक्टर है इनका। तो हाइड्रोजन ना तो मेटल है और ना जो है ना इनकी खुसूसियात बाकी जितने भी डाउन द ग्रुप एलिमेंट है उनकी तरह है। तो इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास फिर किस वजह से यहाँ पे मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमारे पास इस ग्रुप में मौजूद है। अदरवाइज हाइड्रोजन यहाँ पे ये जो नीचे जितने भी एलिमेंट है इनकी तरह खुसूसियात या प्रॉपर्टीज नहीं रखता। यहाँ पे मैंने लिखा भी है हाइड्रोजन जो है हमारे पास अल्कली मेटल नहीं है क्योंकि हमारे पास नॉन मेटल है और ये जितने भी बाकी नीचे है ये अल्कली मेटल है। ना तो ये अल्कली मेटल है और ना हमारे पास ये अल्कलीज फॉर्मेशन करता है वाटर में। अच्छा, अल्कली किस चीज को कहते हैं? अल्कली, तो अल्कली हम कहते हैं बेसिक सब्सटेंसेस को। अल्कली हमारे पास बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस, और वो बेसिक सब्सटेंसेस जो कि वाटर में सॉल्युबल हो, वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो वाटर में जो बेसिस सॉल्युबल हो उनको हम अल्कली कहते हैं। तो हाइड्रोजन ना तो अल्कली बना सकता है और ना खुद अल्कली है, इस वजह से हमारे पास हाइड्रोजन इस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है, ना कि प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे। तो हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन इस ग्रुप में इन बाकी मानदा जितने भी एलिमेंट है इनसे मुख्तलिफ है। तो हम ज्यादा फोकस यहाँ पे हम अल्कली मेटल्स पे करेंगे। ये जो अल्कली मेटल है हम इनके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करेंगे। हाइड्रोजन की एक खुसूसियत यह है कि हाइड्रोजन हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है, जो कि ये नहीं कर सकते। ये जितने भी है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये फ्रेंसियम, फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसकी हमने अभी तक इतनी रिएक्टिविटी नहीं देखी क्योंकि हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको कंट्रोल कर पाना और इसकी रिएक्टिविटी को जानना हमारे लिए मुश्किल होता है। इस वजह से हम इनको फोकस करेंगे। तो ये जितने भी एलिमेंट है इनकी हमारे पास खुसूसियात गेन करने की नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, ये सिर्फ लूज करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है और साथ में शेयर भी कर सकता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है। और हाइड्रोजन हमारे पास मोनोवेलेंट है, सिर्फ एक खुसूसियत है जो इन एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन की हमारे पास यहाँ पे सेम है। अब आते हैं हाइड्रोजन के बाद ये जितने भी एलिमेंट है इनको यहाँ पे हम स्टडी करते हैं, इनकी खुसूसियात के बारे में पढ़ते हैं और इनको जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम जितने भी एलिमेंट है इनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, यहाँ पे मेटल्स भी है, इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। अब इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है? असल में ये लफ्ज जो है अल्कली, ये अरबिक वर्ड, ये जो अल्कली लफ्ज है ये एक अरबिक वर्ड अल्कली से निकला है। अल्कली, ALQALY, ये अल्कली से निकला है और जिसका मतलब ये है प्लांट एशेस। प्लांट एशेस, जब पौधे जल जाते हैं और उनसे जो एशेस रह जाते हैं तो हमारे पास एंशिएंट दौर में
जो सबसे पहले हमारे पास सोडियम और पोटेशियम के जो हमारे पास साल्ट्स डिस्कवर हुए थे वो प्लांट के एशेज में डिस्कवर हुए थे, और उनकी जो खुसूसियात होती थी वो हमारे पास बेसिक होती थी, बेसिक। तो उन बेसिक खुसूसियात की वजह से इनका कन्वेंशन के तौर पे हमारे पास अभी भी नाम बरकरार रह चुका है, और इसको हम इन सारे एलिमेंट्स को जिनकी खुसूसियत हमारे पास सोडियम और पोटेशियम की तरह है, इनको हम अल्कली मेटल कह सकते हैं। इनकी सबसे पहले जो हमारे पास डिस्कवरी हुई थी हमारे पास प्लांट एशेज में हुई थी। अच्छा, तो ये सारे हमारे पास अल्कली मेटल्स है, अल्कली। और अल्कली इस वजह से है क्योंकि ये वाटर में जो बेसिक सब्सटेंसेस बनाते हैं, लाइक सपोज अगर हम देख ले तो सोडियम वाटर में डिसॉल्व होकर हमारे पास NaOH बनाता है, और फिर NaOH हमारे पास वाटर में Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बनाता है, जो कि हमारे पास सॉल्युबल है। तो ये हमारे पास अल्कली है, और ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल है। तो बेस भी है और वाटर सॉल्युबल है, तो इस वजह से हम कहते हैं इसको अल्कली, और जिस मेटल से बनता है ये हमारे पास वो अल्कली मेटल कहलाएगा। तो हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे अल्कली मेटल्स हैं। अच्छा, एक और बात इसमें पॉइंट ये है कि ये हमारे पास मोनोकेटाइन आयंस बनाते हैं, दे फॉर्म्स मोनोकेटाइनिक आयन। मतलब ये कि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 प्रोटॉन होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए तो हमारे पास सिर्फ एक प्रोटॉन उस पर हावी हो जाता है, और उस एक प्रोटॉन के हावी होने की वजह से हमारे पास इस पे सिर्फ एक प्लस चार्ज आ जाता है, एक प्लस चार्ज। तो एक प्लस चार्ज को हम कहते हैं मोनोकेटाइनिक आयन, मोनोकेटाइनिक आयन। यहाँ पे देख ले, सोडियम के आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट में 2, दूसरे में 8, आखिरी शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम उसको लूज करके हमारे पास Na+1 जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो गेन कर लेता है नियॉन की तरह, जो कि हमारे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो हमारे पास ये मोनोकेटाइनिक आयन बनाता है। इनको हम कह सकते हैं अल्कली मेटल। अब अल्कली मेटल को मजीद जानते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे। तो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास ये है कि जो अल्कली मेटल्स है हमारे पास करंट कंडक्ट कर सकते हैं। ये इस वजह से कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इनमें हमारे पास लूजली हेल्ड या लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है, या हम उनको कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, वो डीलोकलाइज होता है, पूरे सोडियम के मेटालिक लेटस में मूवेबल होता है, उसको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होता है, और उनको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। जब मोबाइल इलेक्ट्रॉन किसी चीज में होंगे तो हमारे पास करंट कंडक्ट कर सकता है, इस वजह से हमारे पास ये अल्कली मेटल करंट कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये कि ये बहुत शाइनी होते हैं, लेकिन इनकी जो हमारे पास सरफेस होती है वो टार्निश हो जाती है जल्दी, क्योंकि हवा में जो ऑक्सीजन है और मॉइस्चर है वो उसके साथ मिलकर हमारे पास एक ब्लैक किस्म का लेयर उस पर बनाता है। तो हमारे पास अगर हम किसी सोडियम को ले लें, सोडियम को, तो इसके सरफेस पे जो है ना हमारे पास वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर एड होकर हमारे पास एक ब्लैक लेयर बनाता है, जो कि हमारे पास शाइनी नहीं होता। शाइनी कब होगा? जब हम इसको काट दें। जैसे ही हम इसको काट दें और इससे एक नया सरफेस अगर हम बना दें, तो ये नया सरफेस उस काटते वक्त अगर हम देख ले तो फिर उस वक्त हमारे पास ज्यादा रिएक्शन उस पर नहीं हुआ होगा। उस वक्त जो है ना हम अगर उनको देख ले तो हमारे पास ये शाइनी लुक उसकी होगी, वो हमारे पास सिल्वरी लुक देगा। ये लुक क्यों देगा वो? क्योंकि हमारे पास वहां पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब उन पे लाइट पड़ता है तो हमारे पास विजिबल लाइट वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट को पूरा रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास वो सरफेस शाइनी नजर आएगा। फिर हमारे पास एक पॉइंट है, ये है मेलिएबल मेटल। हमारे पास है ये मेटल है, और इनकी खुसूसियत ये है कि हमारे पास मेलिएबल है। मेलिएबल हम उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसकी वजह से हम एक सब्सटेंस को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके मुख्तलिफ अशकाल बना सकते हैं हम। लाइक हम इनसे डोर बना सकते हैं, इनसे हम पंखे बना सकते हैं, इनसे हम अपनी जरूरियात के मुख्तलिफ अपने डेली यूजेस में जो काम आते हैं वो चीजें बनाते हैं मेटल से। फिर है हमारे पास डक्टाइल। इनमें डक्टिलिटी होती है, ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम किसी चीज को मतलब टेढ़ा कर सकते हैं। मसलन हम इसको उर्दू में कह सकते हैं तार पजीरी। अगर आप ये इलेक्ट्रिकल वायर्स को हम देख ले तो ये मुख्तलिफ कॉर्नर्स में हम इनको बेंड कर सकते हैं। तो जो बेंडिंग एबिलिटी है इसको हम कहते हैं डक्टिलिटी, या हम इनको कहते हैं डक्टाइल मेटल्स, या डक्टाइल होते हैं ये हमारे पास अल्कली मेटल। साथ में अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट रिवील कर ले तो वो पॉइंट ये होगा कि हमारे पास इसका जो पुराना नाम है वो फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप। लेकिन मॉडर्न आयुपिक नेम हम इनको ग्रुप 1 कह सकते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स, क्योंकि हमारे पास टोटल जो एलिमेंट्स ग्रुप में जो टोटल तकसीम हुए वो हमारे पास 18 है। अब आते हैं अल्कली मेटल के नेचर की तरफ। तो हमारे पास अल्कली मेटल का जो हमारे पास नेचर होगा वो हमारे पास मेटालिक होगा। ये सारे हमारे पास मेटल है, चाहे फ्रेंसियम हो, चाहे हमारे पास सीजियम हो, चाहे रुबीडियम हो, पोटेशियम हो, सोडियम हो या लिथियम हो। तो ये सारे हमारे पास मेटल है हाइड्रोजन के सिवा। तो ये मेटालिक इन नेचर होते हैं। अच्छा, मेटालिक इन नेचर क्यों होते हैं? वजह क्या है? लूज इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। इनके आउटर मोशन में जो इलेक्ट्रॉन होता है उनको आसानी से लूज करते हैं। तो अगर हम मेटल को
केमिकल प्रॉपर्टी की बुनियाद पे डिस्कस करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन की लूजिंग एबिलिटी हो, लूजिंग इलेक्ट्रॉन एबिलिटी, जिस किस्म का भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता हो, वो हमारे पास मेटल कहलाएगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास मेटल है। अच्छा, ये गेन क्यों नहीं कर सकते? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत इसमें क्यों नहीं है? ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पे अगर हम देख ले तो सोडियम के सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए आउटर मोशन में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए डुप्लेट स्टेट गेन करने के लिए, या हमारे पास उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑक्टेट स्टेट को गेन करने के लिए। अब सोडियम को यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, जो कि काफी मुश्किल बात है, काफी मुश्किल है सोडियम के लिए। और स्टेबल स्टेट जब गेन करेगा बाय गेनिंग, तो सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर सोडियम स्टेबल स्टेट गेन करना चाहता है तो उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, जो कि काफी इजी प्रोसेस है। तो इस वजह से सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो सलाहियत है यहाँ पे मेटल्स की, इनकी, ये बहुत आसान है, बहुत इजी प्रोसेस है बनिस्बत गेनिंग ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से हमारे पास ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं और मेटल के तौर पे अपने आप को पेश करते हैं। दे अटेन ऑक्टेट बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम हमारे पास वो भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, लेकिन लिथियम हमारे पास ऑक्टेट स्टेट गेन नहीं करता। ये एक्सेप्ट मैंने इस वजह से लगाया है क्योंकि ये एक्सेप्ट ऑक्टेट की मुनासिबत से मैंने लिया है। लिथियम भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, लेकिन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद हमारे पास लिथियम डुप्लेट स्टेट गेन करेगा। अगर हम देखें लिथियम को, तो हमारे पास उसके फर्स्ट शेल में 2 और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को लूज करने से +1 बन जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसने, तो इसमें हमारे पास लिथियम के आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो हमारे पास इसने डुप्लेट स्टेट गेन कर लिया है, जो कि ये भी स्टेबल स्टेट है। तो ये था हमारे पास ये थी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट के बारे में। अब आते हैं थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री में अगर हम इन एलिमेंट की हिस्ट्री को देख ले तो इसमें लिथियम असल में निकला है लिथोस से, लिथोस जिसका मतलब स्टोन है। और ये इस वजह से क्योंकि ये सबसे पहले हमारे पास स्टोन्स में और मिनरल्स में जो है ना हमारे पास ये डिस्कवर हुआ है। फिर हमारे पास है सोडियम। सोडियम असल में सोडा से निकला है, सोडा से, और इसका जो हमारे पास ग्रीक नेम है वो है नेट्रियम, नेट्रियम, सोडा। फिर है हमारे पास पोटाशियम। पोटाशियम असल में निकला है, हम कॉमन नेम से इसको यहाँ पे कह सकते हैं, तो इसका मतलब ये है पॉट ऐश, पॉट ऐश। और इसका जो ग्रीक नेम है वो हमारे पास है केलियम। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अगर देख लिया हम रुबीडियम है, तो रुबीडियम लफ्ज निकला है रूबिडस से, रूबिडस। तो रूबिडस का मतलब है डीप रेड, मतलब इसके कलर की वजह से हमारे पास डीप रेड कलर है, तो इसको रूबिडस कहा जाता है। फिर है सीजियम। तो सीजियम का लफ्ज निकला है सीजियस, सीजियस, जिसका मतलब है स्काई ब्लू कलर। और ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइन देता है, ये जो स्पेक्ट्रल कलर देता है, वो हमारे पास ब्लू स्पेक्ट्रल वेवलेंथ की हमारे पास कलर देता है। फिर है फ्रेंसियम। फ्रेंसियम हमारे पास आर्टिफिशियल एलिमेंट है और इसको फ्रांस एक मुल्क है, उसकी मुनासिबत से यहाँ पे इसको नाम दिया गया है, और ये हमारे पास 1939 में डिस्कवर हुआ था। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट के बारे में। अब आते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स में सबसे पहले हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं द अपैरेंट चार्ज ऑन अ स्पीशी। जाहिरी जो चार्ज होगा किसी भी एटम पर, किसी भी मॉलिक्यूल पर, उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे, अपैरेंट चार्ज। अगर एक एटम में लिख लूं यहाँ पे सोडियम और इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो जाहिरी चार्ज इस पे नहीं है, इस पे जो हमारे पास चार्ज होगा वो 0 होगा। लेकिन अगर मैं जाहिरी यहाँ पे मैं लिख दूं +1, तो जाहिरी चार्ज, अपैरेंट चार्ज इस पे +1 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास यहाँ पे होगी +1। तो फर्स्ट ए ग्रुप की जितने भी एलिमेंट है इसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जो कि फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर दूसरी पॉइंट हमारे पास ये है कि ये हमेशा लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन करते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे ताकि जो सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो स्टेट गेन कर ले ऑक्टेट के तौर पे। 2 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास ये काफी एक्सट्रीमली हाई एनर्जी पे जो है ना ये लूज करेंगे, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने से जब ऑक्टेट गेन कर लेंगे तो हमारे पास नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमारे पास स्टेट आ जाएगी इनके पास, जो कि काफी स्टेबल स्टेट है। अब उस काफी स्टेबल स्टेट से मजीद इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी मुश्किल होगा, इस वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना इंतहाई मुश्किल होगा। इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल सकता है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काफी एनर्जी देनी पड़ेगी। इस वजह से ये हमारे पास जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अच्छा, एक यहाँ पे उधर में एक पॉइंट भूल चुका था, और वो ये है कि अगर हम इसको मेमोराइज करना चाहें, मेमोराइज मेमोराइज कैसे कर सकते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम,
तो इसके लिए एक वो लिया गया है निमोनिक्स। तो हम उस निमोनिक को कुछ इस तरह याद कर सकते हैं। इट से हाली लिख लो, हाली, हा हा, एच से हा लिख लो और लिथियम से ली लिख लो, तो हा ली। सोडियम से लिख लो एन, से लिख लो ने, के से लिख लो की, आरबी से लिख लो रब, और सी से लिख लो रब से। इस तरह फ्रेंड्सियम से लिख लो फरियाद। तो हा ली ने की, रब से फरियाद, हम इसको एक निमोनिक के तौर पे याद कर सकते हैं मेमोराइजेशन के लिए। बाकी आप जितना इसके साथ यूज टू होगे, जितनी आप स्टडी करोगे, जितने आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे, उसकी हमारे पास इस्तेमाल में लाओगे अपने, तो वो आपको याद हो जाएगा। फिर है हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट एक ग्रुप एलिमेंट, रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी में अगर हम देख ले तो हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी इजी होता है। इनमें इनमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो काफी आसानी से लॉस होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास हाई रिएक्टिविटी शो कर सकते हैं, हाई रिएक्टिविटी। इनकी रिएक्टिविटी इतनी हाई होती है कि अगर हम इनको इस तरह यहाँ पे रख दे तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ या नमी के साथ भी हमारे पास ये रिएक्शन करते हैं, और इनकी जो सरफेस होती है इन पे हमारे पास एक लेयर बनता है, और वो लेयर एक टार्निश किस्म का लेयर होता है। इस वजह से इनको रिएक्टिविटी से बचाने के लिए हम इनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं, केरोसिन ऑयल। इनको रिएक्टिविटी से बचाने के लिए, ताकि ये हवा के साथ रिएक्शन ना करे, इनको हम केरोसिन ऑयल में या किसी भी ऑयल में रखते हैं, ताकि ऑक्सीजन या वाटर के मॉलिक्यूल का इनके सरफेस के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाए। लेकिन जब हम देख लें रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी तो ऑलरेडी हाई है इनकी पूरे पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट एक ग्रुप की जो हमारे पास लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से रिएक्टिविटी है वो हाई है। लेकिन जब हम नीचे आएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह नीचे जब आएंगे तो हमारे पास रिएक्टिविटी और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास साइज बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा, साइज इस वजह से बढ़ेगा क्योंकि हमारे पास हर एक एलिमेंट में शेल बढ़ता है। इसमें एक शेल है, इसमें दो शेल, 3, 4, 5, 6 और 7 शेल। जितने जितने हमारे पास शेल बढ़ेंगे उतनी हमारे पास साइज बढ़ेगी। जब साइज बढ़ेगी तो हमारे पास उन शेल्स पे जिस शेल में जो आखिरी शेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पे न्यूक्लियर का होल्ड कमजोर होगा कि वो अपने आप की तरफ उसको खींच ले, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से जो है ना लूज हो सकता है किसी भी एटम के न्यूक्लियर होल्ड से। तो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज होगा उतनी हमारे पास इनकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो डाउन द ग्रुप जितने हम आएंगे उतनी हमारे पास रिएक्टिविटी बढ़ेगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान होता जाएगा। तो लिथियम की रिएक्टिविटी कम, सोडियम की ज्यादा, फिर इस तरह आगे जाते हुए और भी हम रिएक्टिविटी को देख ले तो रिएक्टिविटी मजीद बढ़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी हमारे पास सीजियम की है यहाँ पे, ड्यू टू द इजीनेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर अगर हम देखें यहाँ पे एटॉमिक, आयनिक, मेटालिक या कोवेलेंट रेडियस की तरफ, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास एटॉमिक साइज है डाउन द ग्रुप, शेल नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, शेल नंबर। तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप क्योंकि एडिशन ऑफ शेल इनमें हो रहा है। जैसे ही हम नीचे आएंगे तो हमारे पास एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ये हमारे पास लिथियम है, ये हमारे पास सोडियम है, ये हमारे पास पोटाशियम है। तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे उतनी हमारे पास उनमें शेल बढ़ेंगे, जितनी हमारे पास उनमें शेल बढ़ेंगे तो हमारे पास जो साइज होगा एटम का वो बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के साथ साथ हमारे पास जो एटम का वॉल्यूम है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। एक पीरियड में अगर हम देख ले, हमने पीरियड 3 की जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो कवर कर लिए हैं। पीरियड में जब हम जाएंगे तो शेल नहीं बढ़ता, सिर्फ हमारे पास Z बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जिसकी वजह से उसी शेल पे हमारे पास जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटम श्रिंक होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास शेल भी बढ़ रहा है, तो इस वजह से हम कह ले यहाँ पे कि जो हमारे पास इंक्रीज इन वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है बनिस्बत इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज के। तो वॉल्यूम में इंक्रीज ज्यादा आ रहा है बनिस्बत एटॉमिक नंबर में इंक्रीज के बनिस्बत। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देख ले तो जो ट्रेंड मैंने लिया है कि डाउन द ग्रुप हमारे पास साइज बढ़ रहा है, तो मैंने वो यहाँ पे आयोनिक रेडियस की मुनासिबत से लिया है। आयोनिक रेडियस ट्रेंड डाउन द ग्रुप किस तरह होगा? लिथियम आयन मोनोकेटाइन आयन, मतलब इनसे जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर ले तो जो हमारे पास इसका साइज होगा वो होगा 0.6 एंगस्ट्रॉम, ये हमने एंगस्ट्रॉम में लिया है। सोडियम आयन का 0.95 जो कि ज्यादा, जो कि लिथियम से बड़ा है। पोटेशियम आयन का हमारे पास 1.33 है, रुबिडियम का 1.48 है और सीजियम आयन का हमारे पास 1.69 है। तो सबसे बड़ा जो हमारे पास आयनिक रेडियस होगा वो हमारे पास सीजियम होगा, सीजियम का होगा, और सबसे छोटा हमारे पास लिथियम का होगा, जो कि हमारे पास एक नॉर्मल ट्रेंड है, इसमें कोई एब्नॉर्मलिटी भी नहीं है। फिर हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं वो एनर्जी जो काफी होती है किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो अगर हम इनके आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो हमारे पास इनकी जो साइज होती है वो बड़ी होती है, न्यूक्लियर चार्ज इनका कमजोर होता है, इस वजह से हम इनसे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो इनकी ओवरऑल जो ग्रुप फर्स्ट की आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे कमजोर है पूरी पीरियोडिक टेबल में। लेकिन जब हम ग्रुप में जाए, नीचे ग्रुप में आते जाए, तो जो ट्रेंड होगा वो किस तरह होगा?
तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। जब हम नीचे ग्रुप में आएंगे हाइड्रोजन से लेके फ्रेंसियम तक, या अगर हम हाइड्रोजन को एक्सक्लूड कर ले, सिर्फ अल्कली मेटल में देख ले, तो हमारे पास नीचे आते हुए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। वजह, क्योंकि हमारे पास साइज बढ़ेगा। जितना हमारे पास साइज बढ़ेगा तो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी आसान होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इस वजह से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो लिथियम की हमारे पास 520 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, ये किलो जूल पर मोल एनर्जी है। सोडियम हमारे पास 496 है, पोटेशियम 419 है, रुबिडियम 403 है, और सीजियम हमारे पास 376 है। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम की, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की है। लिथियम की हमारे पास जो खुसूसियात है, लिथियम की हमारे पास जो खुसूसियात है वो ज्यादातर सेकंड ए ग्रुप से मिलते जुलते हैं, सेकंड ए ग्रुप से। इसके बाद जो ग्रुप आ रहा है, और उनमें से भी हमारे पास यहाँ पे इसके डायगोनल में जो एलिमेंट है मैग्नीशियम का, तो इनकी खुसूसियात ज्यादातर मैग्नीशियम से मिलते जुलते हैं। इस वजह से हम लिथियम और मैग्नीशियम के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। इस वजह से यहाँ पे लिथियम कुछ ना कुछ एनोमलीज शो करेगा, एनोमलस बिहेवियर शो करेगा अपने ग्रुप के मेंबर से, और इसकी खुसूसियात ज्यादातर मिलते जुलते होंगे मैग्नीशियम के साथ, जो कि इसका डायगोनल एलिमेंट है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी। जब एक इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से एटम में आ जाए और वो इजाफी एनर्जी को रिलीज कर ले, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो काफी कम होगी। ये इस वजह से कम होगा क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ज्यादा तरजीह देते हैं बनिस्बत इसके कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन की तरफ जो चाहत होती है वो काफी कम होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जितना हमारे पास साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत बढ़ेगी, ना कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत। इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कमजोर होगी, कम हो जाएगी। अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर हम कह लें तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन पुलिंग एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन पुलिंग एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन पुलिंग एबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप की काफी कमजोर है। लोएस्ट इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर, फर्स्ट ए ग्रुप की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर है वो काफी कमजोर है। हम कह सकते हैं कि ये मेटल है, और मेटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं कर सकते बल्कि लूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे प्रेफर लॉस नॉट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं ना कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो हमारे पास डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। ये इस वजह से डिक्रीज होगी क्योंकि जितना हमारे पास साइज बड़ा होगा, न्यूक्लियर चार्ज सॉरी, जितना हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज, उतनी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। लेकिन हमारे पास जब साइज बड़ा होगा, साइज अगर ज्यादा हो, हाई एटॉमिक रेडियस हो किसी भी एटम का, बड़े साइज का जो भी एटम होगा उसकी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। जितना साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो हमने तो यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि नीचे आते हुए अगर हम देख ले तो हमारे पास साइज बढ़ता है, तो आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पे न्यूक्लियर का होल्ड कम होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा, इफेक्टिव ओवरऑल साइज की मुनासिबत से जो वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास चार्ज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो कम होगा, साइज बड़ा होगा। इस वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे आते हुए कम होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। और यहाँ पे अगर हम देख ले तो लिथियम की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे, ये हमने पॉलिंग स्केल की जो हमने वैल्यूज ली है, ये पॉलिंग स्केल पे हमने वो की है, मेजर की है। तो लिथियम की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, सोडियम की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 0.9 है, पोटेशियम और रुबिडियम की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है 0.8। अब इसको डिस्कस करते हैं। और सीजियम की हमारे पास जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पीरियोडिक टेबल में, वो हमारे पास सीजियम की है। लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज सीजियम। फ्रेंसियम को एक्सक्लूड कर ले क्योंकि वो हमारे पास अंडर स्टडी नहीं है। हम वो एलिमेंट स्टडी करते हैं जो कि हमारे पास रेडियो एक्टिव ना हो और जिनकी हाफ लाइफ भी ज्यादा हो। अगर हम देख लें यहाँ पे तो पोटेशियम और रुबिडियम की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। होना तो ये चाहिए था कि रुबिडियम में हमारे पास जो साइज है वो काफी बढ़ जाता है। पोटेशियम में हमारे पास शेल 4 है और रुबिडियम में हमारे पास शेल 5 है, तो रुबिडियम का हमारे पास जो साइज होगा वो बड़ा है। इस वजह से इसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पुलिंग एबिलिटी है वो कम होनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं है। ये इस वजह से क्योंकि हमारे पास अगर यहाँ पे रुबिडियम में साइज बढ़ चुका है, अगर रुबिडियम में साइज बढ़ चुका है तो उसके साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी काफी बढ़ चुका है। क्योंकि पोटेशियम में जितना पावर हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज का था 4 शेल में इलेक्ट्रॉन पर, रुबिडियम का उतना ही पावर 5 शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है सेम है बिल्कुल न्यूक्लियर चार्ज जितना हमारे पास पोटेशियम में 4 शेल पे था। तो इस वजह से हमारे पास पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देख ले एटॉमिक नंबर सॉरी, तो इसकी हमारे पास 19 है।
तो 19 एटॉमिक नंबर के साथ हमने 18 को ऐड किया है, 18। तो 18 को ऐड करने से हमारे पास फिर रुबीडियम की हमारे पास एटॉमिक नंबर आती है। तो इस एटॉमिक नंबर पे हमारे पास काफी हाई न्यूक्लियर चार्ज होगी। साइज तो बढ़ चुका है, बिल्कुल वो ठीक बात है, लेकिन साइज के बढ़ने के साथ साथ हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज भी काफी ज्यादा हो चुका है। तो काफी ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज की वजह से हम यहाँ पे हमारे पास 5 शेल पे भी जितनी होल्ड रखेगा न्यूक्लियर होल्ड रुबीडियम इलेक्ट्रॉन पे, वो बिल्कुल सेम होगा जितना पोटेशियम 4 शेल में न्यूक्लियर होल्ड रखता है इलेक्ट्रॉन पे। तो इनका हमारे पास जो इनकी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी वो सेम होगी। ये था हमारे पास एटॉमिक प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स। हमारे साथ रहिए। अच्छा, तो अब पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट या ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट। या मेनली हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पे अल्कली मेटल्स की डेंसिटी को। तो डेंसिटी किस चीज को कहते हैं? डेंसिटी असल में होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, डी इज इक्वल टू एम बाई वी। मतलब ये कि कितनी जगह में आसान अल्फाज में अगर हम इसकी डिफिनेशन करना चाहे तो हम कर सकते हैं कि कितनी जगह में एक सब्सटेंस ने कितना मास ऑक्युपाई किया है, मतलब इसमें रखा है, कितनी जगह में एक सब्सटेंस का कितना मास है, कितनी जगह में एक सब्सटेंस का कितना मास है। तो इसको इन दोनों के मिलान से जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास डेंसिटी होगा। डेंसिटी सिर्फ वजन को नहीं कहते, डेंसिटी सिर्फ जगह घेरने को नहीं कहते, बल्कि डेंसिटी कहते हैं कि कितनी जगह में कितना वजन है किसी भी चीज का, तो हम इसको कहते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी हमें बताता है कि एक चीज या एक सब्सटेंस के पार्टिकल आपस में नजदीक है, कम जगह में ज्यादा वजन रखते हैं, यानी दूर है, या ज्यादा जगह में उतना वजन रखते हैं। जितनी जगह हमारे पास कम होगी वॉल्यूम कम होगा, तो अगर कम वॉल्यूम में ज्यादा मास होगा तो हमारे पास उसकी डेंसिटी भी हाई होगी। तो अब आते हैं फर्स्ट ए ग्रुप की डेंसिटी की तरफ। तो हमारे पास इनका साइज बड़ा होता है, साइज मतलब वॉल्यूम बड़ा होता है, वॉल्यूम साइज बड़ा होता है, और मास दूसरे एटम की बनिस्बत जो इनके सेम पीरियड में होते हैं मास उतना नहीं होता, कम होता है। तो मतलब ये कि वॉल्यूम ज्यादा होता है और मास निस्बतन कम होता है, मास निस्बतन कम होता है। तो वॉल्यूम ज्यादा मास कम, तो हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप की हमारे पास जो डेंसिटी होगी वो लोएस्ट डेंसिटी होगी उनके अपने अपने पीरियड में। ओवरऑल अगर हम देख ले ग्रुप का तो हमारे पास ग्रुप फर्स्ट ए की हमारे पास डेंसिटी होगी वो कम डेंसिटी है। अब ये कम डेंसिटी क्यों है? असल में हमारे पास इनकी जो डेंसिटी है वो वीक पैकिंग की वजह से है। क्योंकि हमारे पास लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सोडियम ले लेता हूँ, सोडियम, तो एक सोडियम मेटल एटम दूसरा सोडियम मेटल एटम ये आपस में इंटरेक्शन करते हैं मेटालिक बॉन्ड की मदद से इलेक्ट्रॉन सी में। इस तरह यहाँ पे हमारे पास तीसरा सोडियम मेटल एटम, फिर हमारे पास चौथा सोडियम मेटल एटम। तो इनके दरमियान में जो हमारे पास इंटरेक्शन होगी वो काफी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो काफी वीक है, वीक मेटालिक बॉन्ड है यहाँ पे, वीक मेटालिक बॉन्ड। और वीक मेटालिक बॉन्ड इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये सारे अल्कली मेटल्स जो है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये अपने अपने लेटिस में मेटालिक लेटिस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन सी बनेगी। और उस इलेक्ट्रॉन सी के बनने की वजह से जो कि काफी कमजोर होगी इंटरेक्शन एटम के दरमियान में, जो हमारे पास इंटरेक्शन होगा एटम के दरमियान में वो काफी कमजोर होगा, ज्यादा एक दूसरे को अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे, तो लूज होंगे एक दूसरे से। जब लूज होंगे तो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, जब ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेंगे तो इनकी वॉल्यूम ज्यादा होगी, जब ज्यादा वॉल्यूम होगी तो इनकी हमारे पास डेंसिटी फिर कम होगी। तो ये है मेन रीजन हमारे पास ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की कम डेंसिटी की बिहाइंड, या इसकी ये वजह है। तो फर्स्ट एक ग्रुप हमारे पास कम डेंसिटी रखता है क्योंकि हमारे पास इनकी पैकिंग कमजोर होती है, लूजेस ओनली वन इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और वीक मेटालिक बॉन्ड हमारे पास ये बनाते हैं। इनके हमारे पास जो एटॉमिक वॉल्यूम होती है वो काफी ज्यादा होती है, एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा डेंसिटी कम। डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डेंसिटी जो है ना ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी ना कि डिक्रीज। जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि वॉल्यूम के बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी डिक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पे अगर हम देख ले तो जैसे हम नीचे आएंगे तो हमारे पास एटम का जो वॉल्यूम होगा वो तो बढ़ता रहेगा ना, वो तो बढ़ेगा ना, नीचे आते हुए हमारे पास एटम की वॉल्यूम बढ़ेगी। तो इस वजह से ये आम ख्याल ये किया जाता है कि नीचे आते हुए जितनी हमारे पास एटम की वॉल्यूम बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा, उतनी हमारे पास डेंसिटी कम होगी, जो कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। असल कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे डेंसिटी यहाँ पे डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों हो रही है? अगर हम देखें यहाँ पे तो लिथियम की हमारे पास डेंसिटी सबसे कम है, वॉल्यूम इसकी सबसे छोटी, फिर सोडियम की वॉल्यूम बड़ी, पोटेशियम की फिर वॉल्यूम बड़ी, रुबिडियम की सबसे ज्यादा बड़ी वॉल्यूम और सीजियम की सबसे बड़ी वॉल्यूम है। तो होना तो ये चाहिए कि सीजियम की हमारे पास वॉल्यूम बड़ी डेंसिटी कम, लेकिन इस तरह नहीं है। इसके पीछे एक रीजन है। लिथियम की हमारे पास डेंसिटी 0.53 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये मैंने लिया हुआ यूनिट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सोडियम की हमारे पास 0.97 है, ज्यादा है। पोटेशियम की हमारे पास 0.85 है। अब यहाँ पे हमारे पास एबनॉर्मल बिहेवियर है, एबनॉर्मल, इस एबनॉर्मलिटी को या एनोमली को डिस्कस करते हैं। फिर हमारे पास रुबिडियम की फिर ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा हो गई है यहाँ पे। सीजियम की हमारे पास सबसे ज्यादा डेंसिटी है और वो है हमारे पास 1.90। अब यहाँ पे वॉल्यूम तो बढ़ चुका है, वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से होना तो ये चाहिए
ग्रुप में होना तो ये चाहिए कि हमारे पास डेंसिटी कम होती, लेकिन डेंसिटी ज्यादा हो गई यहाँ पे। वजह ये है कि यहाँ पे अगर हम देख ले, वो तो ठीक है कि वॉल्यूम बढ़ चुका है, लेकिन वॉल्यूम के बढ़ने के साथ साथ हमारे पास मास भी तो बढ़ चुका है। इसका हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो काफी बड़ा है हमारे पास लिथियम के एटॉमिक मास से। तो अगर हम देखें यहाँ पे D इज इक्वल टू एम बाई वी तो है, वो ठीक है कि वॉल्यूम बढ़ चुका है, लेकिन जो हमारे पास इफेक्टिव मास है, जो डेंसिटी में मेन रोल प्ले कर रहा है, वो यहाँ पे बढ़ चुका है, काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो ज्यादा मास बढ़ने की वजह से हमारे पास फिर भी डेंसिटी हमारे पास हाई होती जाएगी। तो डाउन द ग्रुप जैसे हम नीचे आएंगे वॉल्यूम तो बढ़ेगी, लेकिन वॉल्यूम के साथ साथ हमारे पास मास भी बढ़ रही है, तो मास के बढ़ने की वजह से हमारे पास ज्यादा वॉल्यूम पे भी हमारे पास डेंसिटी अल्कली मेटल की ज्यादा होती जाएगी डाउन द ग्रुप। अब अगर हम देख ले पोटेशियम की जो हमारे पास डेंसिटी है वो 0.976 से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास ट्रेंड है वो यहाँ पे इसमें ड्रॉप आ चुका है, मतलब ये इंक्रीज है डिक्रीज है, इंक्रीज पे इंक्रीज। तो यहाँ पे ये डिक्रीज एक एबनॉर्मल बिहेवियर है और वो इस वजह से है क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते जाएंगे ना, तो हमारे पास एटम की वॉल्यूम बढ़ती जाएगी। तो जितनी जितनी वॉल्यूम बढ़ेगी उतनी उतनी हमारे पास मास भी बढ़ेगी, तो हमारे पास डेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि मास भी बढ़ रही है। लेकिन सोडियम में हमारे पास जो वॉल्यूम बढ़ चुकी है, सोडियम में हमारा सॉरी पोटाशियम में जो वॉल्यूम बढ़ चुकी है वो अपने हद से कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, मतलब जितनी बढ़नी चाहिए थी वो उस हद से ज्यादा वॉल्यूम उसमें इजाफा हो चुका है। तो मास में जितना इजाफा हुआ है डेंसिटी बढ़ाने के लिए, तो वॉल्यूम में इजाफा मास के इजाफे से ज्यादा हो चुका है, और उस ज्यादा वॉल्यूम में इजाफे की वजह से यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम बढ़ चुका है, फिर उसकी डेंसिटी में थोड़ा ड्रॉप आया है। अब ये वॉल्यूम में इजाफा क्यों हुआ है, बहुत ज्यादा इजाफा क्यों हुआ है मास की बनिस्बत, जो कि डेंसिटी में डिक्रीज की वजह बनी है, वो ये है कि पोटेशियम हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल। पोटेशियम में जो है ना हमारे पास एक एम्प्टी डी ऑर्बिटल दरमियान में आ जाता है सेकंड लास्ट शेल में, जिसकी वजह से हमारे पास वॉल्यूम अचानक जो है ना इंक्रीज हो जाता है। पोटेशियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहे तो इसकी हमारे पास 19 एटॉमिक नंबर है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d, 3p6 और 3d0। अब यहां पे हमारे पास ये वैकेंट ऑर्बिटल है, d मुकम्मल खाली है, 3d0, और यहां पे हमारे पास पेयर 4 में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास इस d ऑर्बिटल की वजह से, इस d ऑर्बिटल की वजह से, और यहां पे हमारे पास पेयर 4 एक नया शेल इसमें आ जाता है, तो एक नया शेल भी उसमें आ जाता है और इसमें 3d ऑर्बिटल भी एम्प्टी है। तो हमारे पास पोटेशियम का जो वॉल्यूम होगा वो अपने नॉर्मल वॉल्यूम के बढ़ने से ज्यादा बढ़ चुका होगा। तो ज्यादा बढ़ने की वजह से हमारे पास जो मास है, मास यहाँ पे मास है, मास ए से हम इसको डिनोट करते हैं मास, तो मास से ज्यादा बढ़ चुका होगा। तो मास से ज्यादा अगर बढ़ जाए तो हमारे पास यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो मास को डिफीट करेगा, शिकस्त देगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम जीत जाएगा, और वॉल्यूम के जीतने की वजह से हमारे पास डेंसिटी कम हो जाएगी, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप आ रहा है सोडियम के बाद पोटेशियम। अब आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल्स, तो अगर हम देख लें इलेक्ट्रॉन सी जो है ना ये हमारे पास हर एक एटम के एक इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन की वजह से बन चुका है। मतलब ये कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन सी है वो हर एक एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ है, तब जाके हमारे पास हर एक एटम के एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से इलेक्ट्रॉन सी बनी है, जो कि हमारे पास एक वीक मेटालिक बॉन्ड बनाता है, वीक मेटालिक बॉन्ड। तो हमारे पास जितने एटम के दरमियान में मेटालिक बॉन्ड या जिस किस्म का भी हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स होगा, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कमजोर होगा, तो हमारे पास इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। Melting point and boiling point is inversely proportional to the strength of bond. सॉरी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना हमारे पास स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ज्यादा जितना हमारे पास स्ट्रेंथ ज्यादा होगा किसी भी बॉन्ड का, चाहे वो मेटालिक हो, चाहे वो वंडरवॉल हो, चाहे वो डाइपोल डाइपोल हो, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तो जितनी हमारे पास बॉन्ड की स्ट्रेंथ हाई होगी उतनी हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। अब एक सोडियम मेटल दूसरे सोडियम मेटल को सख्ती से नहीं पकड़ पाते, तो इस वजह से एक सोडियम और दूसरे सोडियम को थोड़ा जुदा करना, ये मेल्ट हो जाता है, इसको कहते हैं मेल्टिंग। फिर अगर एक सोडियम और दूसरा सोडियम एक दूसरे को बिल्कुल जोड़ दे, जुदा हो जाए एक दूसरे से मेटालिक लेयर्स में, तो इसको हम कहते हैं बॉइलिंग। तो ये हमारे पास बहुत आसानी से हो सकता है क्योंकि इनके दरमियान में स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड काफी कमजोर होता है, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आसान काफी लो होगी। इजी सेपरेशन इनमें होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। और जब हम नीचे आएंगे, नीचे तो हमारे पास जो इंटरेक्शन होगी एटम एटम के दरमियान में मेटालिक लेयर्स में, वो और भी कम होती जाएगी, क्योंकि जितना कम साइज उतनी हमारे पास न्यूक्लियर होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा, तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज्यादा होगी। लेकिन जब हम नीचे आएंगे तो हमारे पास काफी बड़ी वॉल्यूम होगी, तो बड़ी वॉल्यूम पे जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो आसानी से न्यूक्लियस अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, तो हमारे पास एक एटम के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को जुदा करना बहुत आसान होगा। इस वजह से डाउन द ग्रुप हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, जो हमारे पास ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड है। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के। जो ट्रेंड है यहाँ पे वो हमारे पास
डिक्रीजिंग ट्रेंड है, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट का हो या हमने मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू मैंने दी है और ये बॉइलिंग पॉइंट की। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास दोनों में डिक्रीजिंग है, लिथियम की हमारे पास 180.5 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है, सोडियम की 97.8, पोटेशियम की हमारे पास 63.7 मेल्टिंग पॉइंट है, रुबिडियम की हमारे पास 38.9 और सीजियम की हमारे पास 28.7 जो कि डिक्रीज आ रहा है इसमें। अगर हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की तरफ देख ले तो केपी बुक में और फेडरल बुक में इनकी वैल्यू थोड़ी बहुत मुख्तलिफ है एक दूसरे से। तो लिथियम की हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास है 1330, ये हमारे पास फेडरल बुक में है फेडरल, लेकिन केपी में हमारे पास 1326 है, 1326 तकरीबन 4 पॉइंट्स का हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। सोडियम की हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट फेडरल में है वो है हमारे पास 892, लेकिन केपी बुक में हमारे पास है 883 है। पोटेशियम की हमारे पास दोनों में सेम है 760 है, रुबिडियम की हमारे पास 688 है, दोनों में सेम है। सीजियम की हमारे पास फेडरल में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 690 है, लेकिन सीजन की हमारे पास जो केपी बुक में खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक सेकंड ईयर केमिस्ट्री बुक में जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास है 670, 670 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी मेल्टिंग पॉइंट शो हुई है। तो ये था हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी में है। तो आज हमने फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट की जितनी भी हमने एटॉमिक प्रॉपर्टीज है और जितनी भी उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज है सेकंड ईयर की बुक में, तो वो हमने कवर कर लिया है। और मेरी ये कोशिश रही है हमेशा कि मैं आप लोगों को कम से कम टाइम में जितना मवाद हो सेकंड ईयर के लिए, एमडी केट के लिए या जिस किस्म की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हो वो आपको प्रोवाइड कर दूं। तो इस तरह आगे नेक्स्ट लेक्चर भी हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।